हेलो व्यूअर्स, आज का ये टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। कोशिकाओं में पाए जाने वाला डीएनए बहुत ही लंबा होता है। वह मूल रूप से डीएनए उस छोटे से न्यूक्लियस में समाहित नहीं हो सकता, इसलिए डीएनए में पैकेजिंग आवश्यक होती है। डीएनए पैकेजिंग का अर्थ है कि उसे कुंडलित होकर के, संघनित होकर के छोटा और मोटा हो जाना। डीएनए पैकेजिंग का क्या अर्थ है? डीएनए अणु का संघनित और कुंडलित होकर के उसे छोटा और मोटा होना, जिससे वो छोटे से केंद्रक में समाहित हो सके। डीएनए पैकेजिंग में जो यूकैरियोटिक गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होता है, वह क्रोमोसोम्स में 40% डीएनए होता है, 1.5% आरएनए होता है, 50% हिस्टोन प्रोटीन होता है और 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। साथ ही मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। नोट करें कि जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है, गुणसूत्र में 40% डीएनए होता है, आरएनए 1.5% और 50% हिस्टोन प्रोटीन और 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और साथ ही कुछ आयन जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन बनाते हैं। इस तरह से आयन यह बनते हैं और उनकी पैकेजिंग हो जाती है, जिससे वो संघनित होकर के गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। पुनः देखें, डीएनए पैकेजिंग क्या है? डीएनए अणु का संघनित, कुंडलित होकर के छोटा और बहुत मोटा हो जाना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता यह है, डीएनए अणु बहुत लंबा है। एक मनुष्य के समस्त डीएनए को निकाल करके एक के बाद एक बांध दिया जाए तो यहाँ से सूर्य तक के कई चक्कर लगाए जा सकते हैं। तो इतने लंबे डीएनए को एक छोटे सी कोशिका के छोटे से केंद्रक के अंदर, वह भी मनुष्य शरीर में 46 की संख्या में कैसे व्यवस्थित रहता है? वह पैकेजिंग के द्वारा संघनित, कुंडलित छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिससे वह वहाँ व्यवस्थित रहते हैं। अब डीएनए पैकेजिंग की क्रिया विधि कैसे होता है? तो उसमें पहला है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए अणु पर ऐसे तमाम छर्रे बन जाते हैं और इसमें हिस्टोन प्रोटीन के, ये सब में हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पर ये डीएनए रैपिंग किए रहता है। इसी को हम एक को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए अणु पर मोती के माला के दाने के समान हिस्टोन प्रोटीन की अणु, जिस पर डीएनए लिपटा होता है, उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B और H3 और H4। हिस्टोन प्रोटीन नंबर 1, हिस्टोन प्रोटीन नंबर 2A, 2B, 3, 4। ये दोनों 2-2 की संख्या में होते हैं, यानी 4 हुए 2 और यह अकेले घने बराबर 9 हिस्टोन प्रोटीन अणु होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में
9 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? ये यहाँ पर संरचना दिखाई जा रही है। कैसे होते हैं देखिए, ये इस पर डीएनए लिपटा हुआ है और यहाँ पर एक प्रोटीन अणु है जो H1 है, ये दोनों रस्सियों को बांधेंगे। यहाँ देखा ये H1 है, ये दिखाया गया है। इस पूरे गोल से अणु में H2A के एक अणु यहाँ और एक अणु यहाँ, H2B के एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, और H3 का एक अणु यह और एक अणु यह, H4 का एक अणु यह और एक अणु। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 अणुओं का यह एक गेंद जैसी, बॉल जैसी रचना होती है, जिस पर ये डीएनए धागा लिपटा होता है और ये इस तरह से लिपटा हुआ है। ये चीज है, ये समझने के लिए। और ये इस तरह से अब यह न्यूक्लियोसोम बनने पर डीएनए 11 नैनोमीटर व्यास का हो जाता है। अब इसकी ये रेखीय श्रृंखला ऐसे ऐसे बन जाती है। ये रेखीय श्रृंखला बन जाती है। प्रथम स्तर तक कुंडलन हो जाता है, द्वितीय स्तर पर कुंडलन। अब यह प्रत्येक कुंडलन जो न्यूक्लियोसोम है ऐसे करके तंतु बना देता है। ये कुंडलित रचना, इस पर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन है, तंतु बना देता है। ये आवया 33 नैनोमीटर मोटी हो जाती है, 30 नैनोमीटर मोटी हो जाती है। उच्च स्तर कुंडलन में 300 से 700 नैनोमीटर, फिर ये परिनालिका बन जाती है ऐसे। फिर ये धागे जैसी रचना एक ऐसे गोल सी परिनालिका बनती, ऐसे लिपटती ऊपर चलती। फिर एक बार कुंडलन होने के बाद फिर दोबारा इसका कुंडलन होता है और तब 700 नैनोमीटर मोटी व्यास की हो जाती है। इस तरह से जो डीएनए है वह हजारों बार गुना छोटा और कंडेंसेड हो जाता है, और जिससे अब यह जो है डीएनए के रूप में दिखाई देने लगता है। इसे ये क्लम्ब ने 1982 ईस्वी में बताया था, और इसी जो है डीएनए केंद्रक में रहता है। तो ये डीएनए पैकेजिंग का 3 चरण, न्यूक्लियोसोम अवस्था, तंतुअवस्था, उच्च कुंडल अवस्था। न्यूक्लियोसोम अवस्था में न्यूक्लियोसोम क्या है? 8 हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए के धागे लिपटे होते हैं और एक हिस्टोन प्रोटीन से बना होता कुल। ये जो गेंद जैसी, बॉल जैसी रचना, दाने जैसी रचना बन गई, इसी रचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसमें 1 2 5 तरह के प्रोटीन होते हैं। H1 को छोड़कर शेष H2A, H2B, H3, H4, ये 4 तरह के अणु, 2-2 अणु होते हैं। 4 गुना 8 और 1 9 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन अणु इसमें होते हैं। फिर ये धागे जैसी रचना बनती है, एकदम ऐसे या ऐसे धागे जैसी रचना बनती है, तब 30 नैनोमीटर मोटी हो जाती है। फिर यह 300 से 700 नैनोमीटर होती है। उच्च कुंडलन फिर पराकुंडलन हो जाता है, और अब लंबा गुणसूत्र संघनित छोटा और मोटा होकर के गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं डीएनए प्रकृति का डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण। एक डीएनए
एक डीएनए अणु का 2 डीएनए अणु में बदल जाना डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्रिया होती है और स्व-द्विगुणन की क्रिया से जो है स्व-द्विगुणन की क्रिया से डीएनए की एक और सेल्फ डुप्लीकेट डीएनए तैयार हो जाता है। एक डीएनए पहले था, वह द्विगुणन करके एक और डीएनए, अब 2 डीएनए हो गए और इसी क्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन क्रिया कोशा विभाजन कोशा चक्र के यस फेज में, इंटरफेज के यस फेज में होती है, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन के इंटरफेज के यस सब फेज में होती है। यस सब फेज में क्रिया होती है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक डीएनए 2 डीएनए में बदल जाता है। इसकी क्रिया विधि निम्न प्रकार से होता है कि डीएनए की जो द्विकुंडलीय रचना है, डीएनए की द्विकुंडलीय रचना है, ऐसे देखिए एक डीएनए था, अब एक डीएनए ये बन रहा है और एक डीएनए यह बन रहा है। ये डीएनए बन रहे हैं तो इसमें निम्न चरणों में होता है। पहला चरण है डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रणाली में डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का सक्रियण फास्फोराइलेज एंजाइम और एटीपी की मदद से। पहला चरण है डीएनए का सक्रियकरण डीएनए का सक्रियण। डीएनए के सक्रियण में क्या होता है, डीएनए की जो एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें एटीपी के मदद से फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका फास्फोराइलेजेशन हो जाता है, अर्थात वह डीएनए अपने द्विगुणन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी अवस्था है अकुंडलन। डीएनए का आकुंडलन। डीएनए का आकुंडलन, दोनों की जो दोहरी कुंडलित रचना है उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड खुलने लगते हैं, कुछ निश्चित बिंदुओं से खुलते हैं। जिन बिंदुओं से खुलते हैं उन्हें समारंभन बिंदु कहते हैं, जिसमें एटी और सीजी के बीच की हाइड्रोजन बॉन्ड द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होने के बाद उस स्थान पर दोनों स्ट्रैंड्स अलग होने लगते हैं। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से ये दोनों खुलने लगते हैं और खुल करके जहाँ से ये खुलते हैं उसे इनिशिएशन पॉइंट और जहाँ पर ये बंद होते हैं उसे ओरी कहते हैं। तीसरा है पराकुंडलन का अकुंडलन। पराकुंडलन के अकुंडलन में टोपोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए के दोनों कुंडलनों को खोलने लगता है। एक डीएनए जो 5' 3' की दिशा में है, दूसरा डीएनए जो 3'
3'5' की दिशा में है, अर्थात ये डीएनए है, दोनों कुंडलन खुल गया। एक जो 5' to 3' की दिशा है और एक जो 3' to 5' की दिशा है, दोनों कुंडलन यहाँ खुल गए। खुलने के बाद ये टोपोआइसोमरेज सेकंड की या डीएनए गायरेज की एंजाइम की उपस्थिति से ये खुलते हैं और खुलने के बाद जो 5' to 3' है, इसे जो है लैगिंग स्ट्रैंड और एक को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो 3' to 5' का डायरेक्शन है वह लीडिंग स्ट्रैंड और जो 5' to 3' है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। अब लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटीन्यूअस रूप से अंदर से बाहर की ओर ये जुड़ते रहते हैं नए चेन, और 5' to 3' में छोटे छोटे खंडों के रूप में जुड़ते हैं, जिसे ओकाज़की खंड कहते हैं। ओकाज़की सेक्शन। यहाँ देखकर दोनों कुंडलन खुल गया। जो एक कंटीन्यूअस है 3' to 5' का डायरेक्शन, उसे लीडिंग स्ट्रैंड, जो 5' to 3' का डायरेक्शन है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे खंडों के रूप में नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, इसमें कंटीन्यूअस के रूप में न्यूक्लियोटाइड के जुड़ते हैं। फिर नेक्स्ट खंड चौथा स्टेप आता है। चौथे स्टेप में क्षारक युगलों का निर्माण। क्षारक युगल जो है निर्मित होते हैं कोशाद्रव्य से आते जाते हैं और डीएनए हेलिकेज और डीएनए प्राइमेज एंजाइम की सहायता से वो दोनों पर जुड़ते चले जाते हैं। पुनः डीएनए के फास्फेट अणु एनर्जी लेकर के पराकुंडलन में इसे दूसरी तरफ से बदलते चले जाते हैं। इस तरह से एक डीएनए फट करके 2 डीएनए में बदल जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। डीएनए द्विगुणन की प्रमुख विशेषताएं हैं। डीएनए द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है, एक स्ट्रैंड पैतृक और दूसरा स्ट्रैंड नवीन होता है। देखो ये पैतृक वाला ओरिजिनल है, ये नया वाला जुड़ रहा है, नवीन होता है। डीएनए द्विगुणन में एक स्ट्रैंड सतत तथा दूसरा असतत होता है। देखिए ये सतत स्ट्रैंड है और ये असतत स्ट्रैंड है। डीएनए में असतत स्ट्रैंड को ओकाज़की खंड कहते हैं। ये देखिए असतत स्ट्रैंड के रूप में जुड़ रहा है, इन खंडों को ओकाज़की खंड कहते हैं। द्विगुणन द्विदिशिक होता है, एक दिशा में होता है और एक 5' 3' की दिशा में 3' 5' जुड़ता है और 3' 5' की दिशा में 5' 3' जुड़ता है, द्विदिशीय होता है। इसमें जो एंजाइम आवश्यक हैं वो टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज और गायरेज आदि हैं। डीएनए द्विगुणन के लिए टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकेज डिहाइड्रोजाइनिंग प्रोटीन आवश्यक होता है। ध्यान रखें ये कुंडलन खुलता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम से, डीएनए का पराकुंडलन जो है वह खोलता है और जो है उसी को जोड़ता है।